बात कर रहे थे और ये जो उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना और साथ साथ ई ग्राम स्वराज ऐप, इसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से ये एक क्रांतिकारी कदम है। वास्तव में इससे क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा, बहुत कुछ तो हमें बताया, लेकिन इस पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए और किस तरह से ज़मीन पर जो है, ग्राउंड पर जो है, कैसे पंचायतों को मजबूत बनने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त और जुड़ रहे हैं। परिचय करवा दूं, मेरे साथ आलोक प्रेम नागर जी हैं। आलोक प्रेम नागर जी संयुक्त सचिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज मंत्रालय में, और मेरे साथ दूसरे मेहमान जो हैं दिल्ली से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर दिनेश के त्यागी, जो कि CEO हैं CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, जो कि दरअसल गाँव में जिस तरह से लगातार जो है, जब हम बात करते हैं कि गांव में किस तरह से लगभग काम हो रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर कैसे काम कर रहे हैं, उस पर हमको जो है विस्तार से बताएंगे। लेकिन आलोक जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करता हूँ। अभी हमें बहुत कुछ चीज़ें जो हैं हमको अभी तोमर जी ने बताई। कुल मिलाकर ये जो चीज़ें हैं, कैसे क्रांतिकारी बदलाव, क्योंकि सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होना और दूसरी बात स्वामित्व जो है, ये जो योजना है, इससे दरअसल किस तरह का फ़र्क आप देखते हैं अगले कुछ सालों में आने वाला है गांव की ज़िंदगी में, पंचायतों की कुल मिलाकर उनमें काम में? धन्यवाद। ई ग्राम स्वराज यूनिफाइड पोर्टल है जो कि कई एप्लीकेशंस को मिलाकर एक कर देगा, उनको एक करने का ये प्रयास है। ये जो अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं, ये होती है जिनमें से एक होती है प्लान प्लस, जिसके बारे में आदरणीय मंत्री जी ने अभी बताया कि उसके ऊपर बड़ी सारी प्लान्स अपलोड हो चुकी हैं। तो गांव वालों ने अपनी प्लान बनाकर GPDP पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। उसके साथ एक एप्लीकेशन होती है अकाउंटिंग की, उसके बाद एक एप्लीकेशन होती है एक्शन सॉफ्ट, जिस पे की प्रोग्रेस मॉनिटरिंग की जाती है, और जब एसेट बन के तैयार हो जाती है तो फिर वो नेशनल एसेट डायरेक्टरी में चली जाती है। इसमें कार्य बहुत पहले से शुरू हुआ है और मैं यहाँ बधाई देना चाहूँगा NIC को, जिन्होंने कि बहुत मेहनत करके इस प्रोजेक्ट के साथ वो शुरू से जुड़े रहे हैं। और अब ये ऐसे हालात हो गए थे जहाँ पर हमें ये अगला बड़ा कदम उठाना ज़रूरी हो गया था। अच्छा, क्या हालात हो गए थे? मंत्री जी ने बताया कि 2,44,000 GPDP अपलोड हो चुकी हैं जी। इसके अलावा जो प्रिया सॉफ्टवेयर है, उस पर लगभग 2,19,000 पंचायतें उसका एक्टिवली इस्तेमाल करती हैं। और 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हुआ, इसमें 1,80,000 पंचायतों ने अपना एनुअल काउंट क्लोज भी कर दिया है। PFMS पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक पेमेंट पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट में हमारी सैलरी भी उसी के ज़रिए आती है। प्रिया सॉफ्ट को PFMS से लिंक करने की कोशिश शुरू हुई लगभग 1 बरस पहले, जिसमें कि ऐसा सोचा गया कि पंचायत के द्वारा जो भी व्यय किया जाता है, जो वेंडर्स को पेमेंट्स की जाती हैं, वो सारी उसके माध्यम से करी जाएं। सो इस 1 बरस में लगभग 1,40,000 ग्राम पंचायतें ऑन बोर्ड हो चुकी हैं प्रिया सॉफ्ट PFMS पे, और उनमें से 1,04,000 एक्टिवली उसमें ट्रांजैक्शंस कर रही हैं। मतलब कोई भी काम है, कोई रास्ते का काम है, वहाँ पे आपको बालू की, सीमेंट की पेमेंट करनी है, तो फिर वो कोई चेक नहीं करता उसके लिए, वो प्रिया सॉफ्ट पे एंट्री होती है, उसका वाउचर बन के बैंक को एडवाइस चली जाती है, और जो वेंडर आपका रजिस्टर है उसके खाते में वो पैसे अपने आप पहुँच जाते हैं खुद ब खुद। तो GPDP हो गया, प्रिया सॉफ्ट हो गया, तो अब ज़रूरत थी इन सबको जोड़ने की, क्योंकि कई जगह मल्टीप्लिकेशन हो रही चीज़ें, बहुत लोगों को अलग एप्लीकेशन में दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता था, उन्हें अकाउंटिंग में अपने डेटा रखना पड़ता था, उन्हें प्लान में अपना करना पड़ता था। तो अब क्या हुआ कि जब आपकी प्लान में कुछ एक्टिविटी बन के तैयार हो चुकी है जी, तो वो वहाँ से अपने आप आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आएगी, और जब वो अगली स्टेज पर पहुँचेगी, जब तक कि वो बन के तैयार नहीं हो जाती, तब तक वो इसी वर्क फ्लो में, इस एप्लीकेशन में उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, जिस कारण हमें जानकारी बड़ी अच्छी मिल पाएगी, जिस कारण जो एनालिसिस करने होते हैं प्लानर्स को,
ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे की जो पैसा है पंचायतों के ऊपर 29 सेक्टर्स हैं अलग अलग जो डिवॉल्व होते हैं, जिसमें पानी भी होता है, बिजली भी होता है, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। तो आमतौर पे आप उनका एनालिसिस करके पाते हैं कि किसी एक दो सेक्टर्स में ज़्यादा खर्च हो रहा है, बाकी सब में वो पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है। तो अब इन सिस्टम्स के द्वारा आपके पास ये साधन होगा कि आप देख सकें कि जो ग्राम पंचायतों द्वारा पैसा खर्च किया जा रहा है वो किस किस सेक्टर में जा रहा है, उसकी क्या गुणवत्ता है। गुणवत्ता के लिए एक नया जो एप्लीकेशन आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई, तो उसमें आप पंचायत के डिटेल्स एंटर करके, एक LGD कोड भी होता है जो कि आपको इसी से पता चल जाता है, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, वो विलेजेस के एक यूनिक ID की तरह है। तो आप उसमें वो जब एंटर करेंगे तो आपको वो गत वर्ष के जो मेन उसके मदवार खर्च हुए वो डिटेल आपके सामने आ जाएगा। सो अब इस लेवल की पारदर्शिता कह सकते हैं कि पारदर्शिता भी एक और नए लेवल पर है, और साथ साथ काम करने का जो पूरा तरीका है जी, वो भी बहुत हद तक बदल रहा है। तो मैं दिनेश जी आपके पास आ रहा हूं। दिनेश जी, ये जो 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बताए जाते हैं, जब हम आज पंचायती राज दिवस पर बात कर रहे हैं, पंचायतों को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं कि ग्राम स्वराज का जो उनका सपना था वो तब पूरा होगा जब पंचायतें उतनी सशक्त बनेंगी, तो इसमें जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो किस हद तक जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आंकड़ों में हमारे पास 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर तो हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम ये भी कह सकते हैं कि करोड़ों किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा आंकड़ा है कि अब ये कह सकें कि दरअसल देखिए किस तरह से किसानों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है? आज देश में कॉमन सर्विस सेंटर की जो संख्या है 4 लाख के करीब है। 4 लाख जी, अच्छा, 4 लाख के करीब है। और सभी पंचायत ज्यादातर कवर्ड है, जिसमें हर एक में कॉमन सर्विस सेंटर्स है। और पंचायत के अलावा कुछ अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में भी कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल इंडिया का एक भाग है, अभिन्न अंग है, और उसका भी मकसद है कि हम डिजिटल इंक्लूजन करें और एम्पावरमेंट करें, लोगों का एम्पावरमेंट हो, अनेबलमेंट हो, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल लोगों को प्रोवाइड की जाए, ताकि गांव और शहर में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कम हो सके। और जब लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल अपने गांव में ही मिल जाएगी तो उनको वो शहर जाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। और जो स्वराज का मकसद है कि हम स्वराज क्रिएट करेंगे, तो कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका बहुत अहम है स्वराज में भागीदारी देने के लिए। कॉमन सर्विस सेंटर की एक एसेंस ये भी है कि कॉमन सर्विस सेंटर गांव का वही लड़का या लड़की चलाते हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। उसके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, और उसके पास कनेक्टिविटी भी होती है। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में 1,25,000 पंचायत में भारत नेट है। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर ही भारत नेट को मैनेज करते हैं। जो लास्ट माइल पंचायत लेवल पे है, भारत नेट का मैनेजमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस वो कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स ही करते हैं। हमारी कुछ लड़कियां जो गांव में ये कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं, वो भी भारत नेट का रिपेयर और मेंटेनेंस करती हैं। तो भारत नेट की सिनर्जी, भारत नेट की वजह से इंटरनेट की एक्सेस लोगों को दी जाती है। हम लोग फाइबर टू होम भी देते हैं, वाईफाई भी देते हैं, और वाईफाई चौपाल के माध्यम से आज एक जगह का संवाद वाईफाई चौपाल के माध्यम से ही पंचायत में हुआ। एक प्रधान जो पीएम के साथ, ऑनरेबल पीएम के साथ जो वार्तालाप हुआ, उसमें प्रधान ने भारत नेट की वाईफाई चौपाल की कनेक्टिविटी को यूज किया। तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हम लोग बाकी जो डिजिटल इंक्लूजन के प्रोग्राम्स हैं, एक एक्सेस टू बैंकिंग है। तो जैसे पहले लॉकडाउन में सिर्फ बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को अलाउ किया गया था, तो हमारे 18,000 कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो देश में करीब सारे बैंकों के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट का काम करते हैं। तो ये लोग, और एक हमारा आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम है, उसके माध्यम से भी हमारे करीब 30,000 के करीब सेंटर्स हैं जो ये काम करते हैं। तो करीब 50,000 पहले लॉकडाउन में की फेज में भी कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को उनकी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए मदद करते थे जी। अब भारत सरकार ने डीबीटी तो इतना ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो महिलाएं या बच्चे या वो बूढ़े या वृद्ध लोग बैंक में जाने में उनको मुश्किलें होती हैं।
तो कॉमन सर्विस सेंटर उन सब की मदद करता है कि वो एक्सेस करें। जैसे 20 करोड़ महिलाओं को जनधन अकाउंट होल्डर्स को 500 रुपए दिए गए, तो उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने कॉमन सर्विस सेंटर से पैसे निकाल सकते हैं। तो त्यागी जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अब कॉमन सिविल आप जो सेंटर हैं वो हैं ई ग्राम स्वराज ऐप और साथ साथ जो है स्वामित्व योजना, क्या कह सकते हैं कि एक तरह से ये गांव को अपने आप में एक यूनिट की तरह से एक आत्मनिर्भर यूनिट बनाने की दिशा में ये एक बड़ा स्टेप है, ये कह सकते हैं हम? इन दोनों प्रोग्राम में बहुत सिनर्जी है, कॉमन सर्विस सेंटर और पंचायत में बहुत सिनर्जी है जी। और आज जो ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, देखिए गांव में लोग अभी भी अपने आप काम करने में थोड़ा उनको तो हिचकिचाहट होती है, तो उनको असिस्टेड फॉर्मेट चाहिए, मतलब उनकी कोई मदद करता है। कॉमन सर्विस सेंटर वो असिस्टेड फॉर्मेट है जो गांव में पढ़े लिखे और जो कम पढ़े लिखे उन सब की मदद करेगा इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल से इंफॉर्मेशन एसेस करने के लिए। उनको अगर पूछना है तो बता देगा क्या काम हुआ, somebody want to find out details, तो वो डिटेल्स के साथ शेयर कर देगा। तो सारी चीजें जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है या उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये सारी मदद कॉमन सर्विस सेंटर का जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, लड़का या लड़की है, वो गांव वालों की मदद करेगा। और क्योंकि हम डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम भी करते हैं, जो भारत सरकार का अभियान है, हर गाँव में हर एक परिवार में से एक को डिजिटल लिटरेट करना है, तो डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से उनको सिखाते हैं, उनको एक्सेस कराते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार की सारी स्कीम के लिए एडवोकेसी करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, उनको फिर अनेबल करता है और उनके लिए उनको समझाता है। सो अवेयरनेस, समझाना और अनेबलमेंट, ये तीनों काम कॉमन सर्विस सेंटर करता है, ताकि गांव में हर एक को, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी जाति परिवार से बिलोंग करता हो, चाहे गरीब हो, उन सबको वो सुविधाएं मिल सके जो कि उनको उनके ड्यू है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी, समय फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया नागर जी आपका भी, आप यहाँ स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाहिर सी बात है